प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वोट पाकिस्तान, मैं हूं जावेद इकबाल और मेरे साथ हैं फौजिया यजदानी। रिकैप हम करते चलें। पहले घंटे में हमने जो आपसे अर्ज किया था कि NA 175 से NA 189 तक और PP 268 से PP 297 जिन अजला का जिक्र आज हो रहा है उसमें मुजफ्फरगढ़, लिया, डेरा गाजी खान, राजनपुर और 2 नए अजला कोट अद्दू और तौनसा शामिल हैं। इससे पहले हमने बताया था कि 2018 में जो इंतखाबात हुए थे उसमें यहाँ पे कौमी सतह पे यानी कौमी असम्बली की जो नशस्तें हैं वहाँ पे नून लीग तो नज़र नहीं आई, PTI नज़र आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार। और इसके साथ साथ सूबाई असम्बली में अलबत्ता मुस्लिम लीग नून आई थी और उसने 3 नशस्तें जीती थीं। मजमूई तौर पर वहाँ पे तहरीक इंसाफ की अक्सरियत रही थी और सूबाई असम्बली के जो नशस्तें थी वहाँ पर भी जो अक्सरियत थी वो तहरीक इंसाफ की थी। लेकिन बहरहाल नून लीग नजर आई और आज़ाद उम्मीदवार यानी तहरीक इंसाफ के बाद थे। इससे पहले हमने ज़ाहिर है कि ये जनूबी पंजाब के इलाके हैं तो हमने बात की थी, लेकिन निस्बतन ट्रेंड्स की जब हम बात कर रहे थे, डेरा गाजी खान जो है वो एक डेवलप्ड इलाका है, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी इलाके हैं उनमें मसाइल जो हैं वो जू के तू हैं। बिल्कुल। और चूंकि हम कर रहे थे जैगम को वेलकम करते हुए, जैगम आपको मालूम है नाजरीन कि हमें सारे वोटिंग ट्रेंड्स देते हैं, तो वोटिंग ट्रेंड्स तो जैगम आप देंगे मगर आपकी डेवलपमेंट बैकग्राउंड का हम थोड़ा सा और फ़ायदा भी उठाएंगे। दूसरी बात जो हम इससे पहले कर रहे थे वो हम सोशो इकोनॉमिक और सोशो पोलिटिकल दोनों इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे। तो एक बात हुई डिज़ास्टर की भी कि जो आखिरी फ्लड आया था उसने यहाँ पर क्या हैवक मचाई। तो वो बार बार जब हम सैलाब की बात करते हैं तो हम समझते हैं दरियाई सैलाब था, पिछला रिमाइंड कराने के लिए कि वो फ्लड जो था ना वो रेन वाटर फ्लड था, बारिशों से वो सैलाब आया था। तो पिछला जो 2022 में सैलाब आया इसमें सदन पंजाब में 438,000 एकड़ क्रॉप्स और बागात जो है वो ज़ाया हुए, 7,33,000 लाइव स्टॉक ज़ाया हुआ और 50% से ऊपर वाटर सिस्टम ज़ाया हुए। तो सदन पंजाब में इसका जो इम्पैक्ट कैलकुलेट किया गया वो एक रफ अप्रॉक्सीमेशन अगर हम कहें तो वो करीबन 566 मिलियन US डॉलर्स था। तो ये तो एक बात हुई जिसको आप रखिए। दूसरी बात हमें जनाब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनकी बात करें तो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की कि पंजाब और सदन पंजाब में मुख्तलिफ जो बेसिक इशारे हैं उनका फ़र्क क्या है। हम पिछले 3-4 दिन से ये बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, कौमी खतरे गुर्बत की अगर बात करें तो पंजाब में सदन पंजाब में 24% कौमी खतरे गुर्बत से नीचे हैं, जबकि बाकी वस्ती और शुमाली पंजाब में 13, तो तकरीबन पूरे पंजाब में 18% है। अगर हम बात करें कि सैनिटेशन की सिचुएशन बेहतर हुई या नहीं हुई तो 77% पंजाब में, रेस्ट ऑफ पंजाब, और 56% है सदन पंजाब। फ़र्क देखिए 56 और 70। तकरीबन 51% आबादी जो है सदन पंजाब की एज कम्पेयर टू 39% रेस्ट ऑफ पंजाब सोशल प्रोटेक्शन उनको मिल रही है, चाहे वो BISP हो, एहसास हो, बैतुल माल हो, बहुत से ऐसे दरें हैं। बच्चे जो हैं अंडर 5 39%, 39% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं जिनकी ग्रोथ जो है वो पूरी नहीं, एज कम्पेयर टू 28% बाकी पंजाब से। 5 साल से पहले 1 पर 1000 पे 75 बच्चे मर जाते हैं एज कम्पेयर टू 66 रेस्ट ऑफ पंजाब। यहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस का बहुत बुरा हाल है। सदन पंजाब में 15 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी की शरह 5% है, 18 साल से कम उम्र की 21%, जो कि बाकी पंजाब में 3 और 12% पे आ जाती है। इसी की वजह से 15 से 19 साल की उम्र की जवान एडोलेसेंट बच्चियाँ जो है वो माँ बनने के अमल में आ जाती हैं, जिसमें वो 1000 में 56 बच्चियाँ फौत हो जाती हैं एज कम्पेयर टू 32 रेस्ट ऑफ पंजाब। चाइल्ड लेबर इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि 19% है सदन पंजाब में चाइल्ड लेबर, 11% है पंजाब में। और बर्थ रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलेट करने के लिए कि यहाँ कितने लोग हैं, किस तरह के वसाइल और चाहिए, क्या काम किया जाए, तो सदन पंजाब में बर्थ रजिस्ट्रेशन कुल 52% है एज कम्पेयर टू 87% इन रेस्ट ऑफ पंजाब। और इंटरनेट
ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे कि कैसे वहाँ पर इंफॉर्मेशन की रसाई होगी, तो वहाँ सिर्फ 9% है एज कम्पेयर टू 21 इन रेस्ट ऑफ पंजाब। जैगम बताइए फिर। बहुत शुक्रिया फौजिया, आप बहुत अफसोसनाक जो हैं वो फिगर्स बता रही थी और बड़ी वाज़ेह सी वजह है जिस इलाके में ह्यूमन डेवलपमेंट में इतना कम इन्वेस्ट किया जाए, कल भी अर्ज़ कर रहा था 75 साल में 3 नस्लों तक इतना कम इन्वेस्ट किया जाएगा, जहाँ से वसाइल छीने जाएंगे, दिए नहीं जाएंगे। और मैं कोई मफरूज़े की बात नहीं कर रहा, लिया और मुजफ्फरगढ़ में आज भी माशाल्लाह आपके शहर के लोगों को ज़मीनें अलाट की जाती हैं, वहाँ के लोगों को नहीं मिलती, वहाँ से छीनी गई हैं, क्योंकि ये वो ज़मीनें हैं जो वहाँ की कॉमन लैंड्स थी, ग्रेजिंग लैंड्स थी। तो अंग्रेज़ ने कहा कि इसको हम खुद संभालेंगे, ग्रेजिंग लैंड्स हैं और ये बाकी तुम संभालो, और वो ग्रेजिंग लैंड उन लोगों का हक नहीं है। आप देखिए डेरा गाजी खान कितना अहम शहर है जो लिंक करता है चारों सूबों को, और पाकिस्तान का दिल है वो। और डेरा गाजी खान में आपको शायद ही, मैं तो कहता हूँ मुमकिन ही नहीं, कोई ऐसा बंदा मिले जो 3 ज़बानें ना बोलता हो। 4 और 5 ज़बानें बोलने वाले आपको लोग मिलेंगे, चारों सूबों को कंबाइन करता है। और दरियाए सिंध का पुल जो पंजाब को और 3 सूबों को मिलाने वाला पुल है, वो 80 की दहाई में बना था। बिल्कुल ठीक है जी। यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया। आगे जो रहीम यार खान को राजनपुर से मिलाने वाला पुल है, वो मुझे पता नहीं उसका अभी भी इफ्तिताह हुआ है या नहीं, वो 40 साल से बन रहा है, नहीं बन पाया। ठीक है, तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इग्नोर किया गया है, इन्वेस्ट नहीं किया, इंसानी तरक्की पर भी इन्वेस्ट नहीं किया गया। बेशुमार वसाइल हैं। हम मुजफ्फरगढ़ से अगर शुरू करें तो मुजफ्फरगढ़ एक दुआबा है, एक तरफ चनाब है, दूसरी तरफ सिंध है, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब। आप फ्रूट की मार्केट में इस्लामाबाद में जाएंगी, लाहौर में जाएंगी, तो आप फ्रूट भरा हुआ मिलेगा आपको, वहाँ का अनार मिलेगा, आम तो अच्छा मिलेगा ही वहाँ का। उसके बाद जो लैया है, कोटद्दू है, वो एक तरह से मुजफ्फरगढ़ से मिले हुए हैं, वैसे ही उसकी खसूसियात हैं। और आप जब डेरा गाजी खान में चले जाते हैं तो देखिए डेरा गाजी खान जो है वो सिंध के परली तरफ है, यानी बलूचिस्तान वाली तरफ है। और उसमें एक तो सिंध के साथ साथ एक फर्टाइल एग्रीकल्चर एक बेल्ट है, और उसके ऊपर जो है पहाड़ हैं जिसको कोस सुलेमान के पहाड़ कहते हैं। कोस सुलेमान के पहाड़ों में मिनरल्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, यूरेनियम है, वहाँ से गैस निकलती है, और नीचे ज़रखेज़ ज़मीन है। और वही जो आप बता रहे हैं क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है कि जो ऊपर पहाड़ हैं उसमें इतनी बारिश नहीं होती थी जितनी होने लगी है, तो हमें टॉरेंशियल फ्लड्स का मसला ये पूरे कोस सुलेमान में सिंध तक पहली दफ़ा पेश आने लगा है कि वहाँ से पानी अब एकदम से आने लगा है, जिसके लिए हमें वहाँ डैमिंग की और पानी को रास्ता देने की ज़रूरत है, जिसको हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं। एब्सोल्युटली। इसी तरीके से बाकी दरियाओं में भी सिंध के फ्लड्स का भी मसला वक्तन फ़वक्तन हुआ है, चनाब में भी है। तो कुदरती आफात का जो मसला पूरे पाकिस्तान में दरपेश है, वो ज़ाहिर है वहाँ थोड़ा और भी ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, 5 दरिया भी मिलते हैं। और तहज़ीब की बात करें तो देखिए बर्रे सग़ीर का मुस्लिम तहज़ीब का जो सबसे बड़ा शहर था उच्च, वो ज़िला मुजफ्फरगढ़ में है। बिल्कुल। आज भी वहाँ के कोई मेरा ख्याल है आधी दर्जन इमारतें ऐसी हैं जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स है। ठीक है जी। तो तहजीबी इलाके हैं ये। बताइए हमें। अब सियासी तौर पर देखिए यही जो नज़रअंदाज जिस तरह से किया गया है, उसका आपको अक्स कैसे नजर आता है सियासत में। पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में आती है, ये वाहिद पार्टी है जो पिछले 60 साल में कुछ ना कुछ देती है उस इलाके को, उस इलाके जो थोड़ी बहुत आपको तरक्की नजर आती है। देखिए जब जो थोड़ी बहुत आपको तरक्की नजर आती है साउथ पंजाब में, वो आपको या मुजफ्फरगढ़ में मिलेगा गुलाम मुस्तफ़ा खर का बना हुआ स्कूल, या फिर हिनार अबानी खर का मिलेगा। 30 साल कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। आपको जो डेवलप, या उसके बाद देखिए, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद देखिए ट्रेंड्स चेंज हुए। हुआ ये कि जब पीपल्स पार्टी कमज़ोर हुई और पीपल्स पार्टी जैसे जैसे वीक हुई और लोगों में उसकी मकबूलियत कम हुई, तो उसकी जगह पे फिर पीटीआई आई। ठीक है। और पीटीआई क्यों आई? पीटीआई वही आई है जहां पे मुस्लिम लीग नवाज ने इंटरेस्ट नहीं ली थी। पंजाब में, साउथ पंजाब में आई है, उसके अलावा केपी में आई है, उसके अलावा कराची में आई है। आप ज़ाहिर है जहाँ जाएंगे नहीं, तवज्जो नहीं देंगे, इन्वेस्ट नहीं देंगे, और हमारी जो पेटनेज की पॉलिटिक्स है, लोगों को कुछ नहीं देंगे, उनको लीडरशिप में हिस्सा नहीं लेंगे, तो यही होगा ना। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट को देख लें पिछले इलेक्शन में, मिसाल के तौर पर आप देखिए पूरा, अगर आप देखिए पूरे डिवीजन को, तो आपको बड़ी एक अजीब तस्वीर नज़र आती है
कि 2018 के इलेक्शन में पीटीआई ने 36% वोट लिए और उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नवाज ने सिर्फ 16% वोट लिए। मेरे ख्याल में कोई डिवीजन पंजाब का ऐसा नहीं है जहां पे मुस्लिम लीग नवाज के वोट पीटीआई से आधे, यानी आधे से भी कम। ठीक होगी बात। और रिलेटिव परफॉर्मेंस पीपल्स पार्टी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहां नहीं है, जिससे लगता है कि पीटीआई का वोट कोई तरफ वोट चला गया। पीपल्स पार्टी का वोट 12% था, जो पंजाब की एवरेज से ज्यादा है। मैं पूरे नहीं, मैं डेरा गाजी खान डिवीजन की बात, डिवीजन की मैं पूरे डिवीजन की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट का मैं आपको बता देता हूं, डिवीजन की मैं बता देता हूं। चलिए देखिए मैं दो पार्टियों की बात कर लेता हूं। जो आपने मेंशन किया है ना, उस पे हमने जरा और भी बात करनी है। देखिए डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट में पीटीआई का 46% वोट था, तो पीएमएलएन का 18% था, आधे से काफ़ी कम, कोई तिहाई के करीब। और ये वो शहर है जिसने फाटा की एक लड़की को मुंतखब किया है जी। यहाँ पे सब लोग बताते रहे कि सरदार हैं और वडेरे हैं और पता नहीं क्या क्या वहाँ ऊद बुलाए हैं, और वहाँ के गुलाम जो हैं वो बहू को मुंतखब करते हैं। वहाँ जो है फाटा की एक लड़की जो वहाँ की मिडिल क्लास फैमिली में शादीशुदा, वहाँ के वजह उसको मुंतखब किया। राजनपुर वाहिद शायद पंजाब का ऐसा जिला है जहां पे बड़ी लैंड होल्डिंग मौजूद है। मुल्तान वाले जो आपको बड़े बड़े लोग नजर आते हैं, इनके 10-10, 20-20 मुरब्बे हैं, लेकिन आपको बड़ी जमीनें जो नजर आती हैं वो राजनपुर में लार्ज एस्टेट्स हैं। लेकिन यहां पे भी अगर आप देखें तो पीटीआई का 48%, मुस्लिम लीग नवाज का 14%, ह्यूज गैप। बहुत अच्छा। और मुझे दो जिलों को मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं दो जिले और गिनवा दूं, तो फिर आप इसको आगे लीजिएगा। मुजफ्फरगढ़ में मेरे ख्याल में मुजफ्फरगढ़ जो है वो वाहिद जिला है शायद साउथ जिनको हम बात करें इस डिवीजन का, जहां पे पीपल्स पार्टी जरा बेहतर सिचुएशन है, 20%। लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी पीटीआई से कम थी, पीटीआई 24% थी, मुस्लिम लीग नवाज सिर्फ 6% थी। ये बताया नहीं मलिक साहब, ये जो मुजफ्फरगढ़ की हम बात कर रहे हैं, इसको तो मिनी लड़काना भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं पीपल्स पार्टी यहाँ से नशस्तें लेती रही है और ठीक ठाक नशस्तें उसने ली हैं। ये फिश फार्मिंग में भी टॉप पर है, लेकिन इसके लिए जो बुनियादी चीज़ें चाहिए होती हैं वो मेरे ख्याल में उसके पीछे शायद हुकूमत खड़ी नहीं होती। यानी यहाँ बहुत काम हो सकता है, लेकिन काम नहीं हो रहा। एक तो इसको भी ऐड कीजिएगा, और पहले जो ज़ाहिर है फौजिया ने भी जो फिगर्स बताए और ज़ैगम खान साहब ने उस पर बात की, आप भी उस पर जरूर बात कीजिए। और मेरे ख्याल इसके बाद हम जब सजाद साहब के साथ जाएंगे, आप भी कमेंट करें, और फिर इसी में कि ये स्टेटस को की जो बात की है ज़ैगम ने, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या स्टेटस को सिर्फ एक सियासी पार्टी का खासा है? ये मैं इसके ऊपर बात करूंगा। पहली तो ये बात ये कि मुजफ्फरगढ़ में जब यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बने पीपल्स पार्टी के दौर में, तो वहाँ डेवलपमेंट हुई, वहाँ एक पुल भी बना जो बड़ा देरीना मुतालबा था, और फिर काबीना में भी नुमाइंदगी मुजफ्फरगढ़ को मिली पीपल्स पार्टी के दौर में। और तीसरा ये है कि वहाँ पे बड़ी शख्सियात वो रही हैं, माजी में भी वाबस्ता रही। फिर पीपल्स पार्टी ने वहाँ न्यू लीडरशिप भी दी है। आप देखें कि गैर रवायती वो जमशेद दस्ती हों, बाद में पीपल्स पार्टी छोड़ गए, वो कयूम जतोई हों कि जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट नाज़िम जनरल मुशर्रफ के दौर में भी वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम वहाँ से मुंतखब हुए। तो दूसरा जो ये इम्पॉर्टेंट बात की है ज़ैगम खान साहब ने कि 36% पिछले इंतखाबात में पीटीआई का था और 16% नून लीग का था। तो उसमें क्या वजह थी? एक ये थी कि नून लीग को अगर आप 2018 के रिज़ल्ट देखेंगे तो वो वहाँ उनका टिकट होल्डर ही नहीं था। तो टिकट होल्डर क्यों नहीं था? कि टिकट मिले और उन लोगों ने वापस कर दिए। उस वक्त के माहौल के मुताबिक वो टिकट वापस कर दिए गए और उन्होंने इंडिपेंडेंट जीप के निशान पे ऑप्ट कर दिया। पीएमएलएन ने जो फहरिस्त जारी की उसमें उनके नाम थे, और जब वो गए हैं तो उन्हें वो जीप के निशान पे आ गए। इस दफ़ा वही सूरत हाल तहरीक इंसाफ की है। तो जब इलेक्शन के बाद आप तजिया करेंगे तो ये कंट्रोल कौन करता है इन इलेक्टेबल्स को? जो पार्टी वोट में शो होता है, और उनको फिर कभी सूबा जनूबी महाज में ले जाते हैं, कभी किसी और जगह ले जाते हैं, कभी को काफ में ले जाते हैं, काफ लीग की शक्ल में। तो ये जो है इसके पार्टीज यहाँ पार्टीज इन रोड नहीं बनाती यहाँ पर, वो रिलाई करती हैं ये हमारा हो गया बंदा, इस दफ़ा मज़ारी हमारे साथ हैं। तो ये अब आपको एक मैं एग्जांपल दूं, शहबाज शरीफ साहब बाहर गए थे यहाँ से कौमी असम्बली की नशस्त पे, वो पीएमएलएन पे शामिल हो गए मज़ारी साहब जिन्होंने उन्हें हराया। तो अब आप इलेक्शन के, तो इसलिए यहाँ पे इन रोड जो इसको ट्राइबल एरिया ही समझा गया है,
और सबसे अफसोसनाक बात यह कि जो आपने फौजिया ने बड़ी डिटेल में बताए, यहाँ पे गुर्बत बड़ी है। ये पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग बात होनी चाहिए। बहुत सारी UNDP की और डेवलपमेंट सेक्टर्स की रिपोर्ट है, यहाँ गुर्बत तो थी पर यहाँ गुर्बत बड़ी है। बड़ा जाना स्टेट के लिए बहुत अलार्मिंग है, जो भी उसके फैक्टर्स हैं। और उसके लिए सबसे बड़ी बुनियादी बात यह कि लैंड रिफॉर्म्स का बाब बंद होगा। हम जो लैंड अलॉटमेंट कर रहे हैं वो बेजमीनहारियों को भी तो दे सकते हैं, और उसके बाद फिर लोकल बॉडीज़ का ना होना, रूल ऑफ लॉ का ना होना, और इस इलाके को तो जो सबसे अफसोसनाक बात है कि 30-40 अरकान हैं, वो आपको कभी भी मीडिया पे अपने इशूज़ की बात नहीं करते दिखाई देंगे। वो असम्बली के अंदर उनकी परफॉर्मेंस जो फाफन मैप करता है कि 5-5 साल वो लोग वो गुफ्तगू ही नहीं करते, बोलते ही नहीं, जिनको लोग वहाँ से इलेक्ट करते हैं। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जिसके अंदर स्टेट की इंटरवेंशन जरूरी है और मीडिया का भी काम है, जिस तरह हमने आज डिटेल से इसको फोकस हाँ, ये बहुत से ऐसे लोग थे जो कौमी असम्बली में 5-5 साल बैठे होते हैं और वो कुछ बोलते ही नहीं। ये भी एक बड़ी इलेक्शन के दौरान सारा फोकस ये होता है कि अगर जो भी लीडर ऑफ द पार्टी हाउस है उसके करीब जाके एक फोटो बनवा दें। हाँ, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हमें तो वोट मिलने हैं अपने असर रसूख की बुनियाद पे और हमने तो मुंतखब हो ही जाना है। सजाद साहब, आपने दुरुस्त कहा, हमें ये जो ख़ानदानी सियासत है ना, इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। कुछ लोग तो थे कि वो इस वजह से आ गए कि उनके पीछे एक ट्राइब था, लेकिन उनके अंदर एक पोटेंशियल था, बात करने का सलीका था, विजन था, वो एक लीडर के तौर पे भी इमर्ज हो गए। लाइक मुस्तफ़ा खार जब एग्ज़ाइल में थे तो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो जो कहानियाँ उनके बारे में बताई जा रही थी वो ऐसी थी कि शायद वो कोई वो हैं उस वक्त मतलब एक, लेकिन जब वो वापस आए और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उनकी सुनी तो जिस तरह का वो कंपोज्ड गुफ्तगू कर रहे थे और जितनी उनको उनके अंदर एक पॉलिटिकल विजडम मुझे नज़र आई, तो मैंने सोचा यार जो इनके बारे में बताया गया था वो तो हम मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं। एक बंदा वो आप देखें ना, लगारी साहब के बच्चे जमशेद दस्ती हाँ जमशेद लगारी साहब के दोनों बेटे आजकल मुस्लिम लीग नून में है और खोसा साहब वहाँ से शिफ्ट करके उनके बच्चे जो हैं वो पीपल्स पार्टी में आ गए। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो ख़ानदानी सियासत है सारे एक जैसे लोग होते हैं, कुछ खामोश हो जाते हैं असेंबली में आगे। जैसे मैंने देखा था एक मिस्टर दौलताना थे, वो पंजाब असेंबली में थे, वो उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कभी बोला था, लेकिन वो कॉमेडी करते थे। इजलास के दौरान एक अजीब सा कहका लगाते थे और दूसरे गेट से बाहर निकल जाते थे, यानी उसका एग्जैक्टली तो इसलिए हर तरह के लोग हमने देखे। अगर मेरे इजाजत दे एक नाम का दिखूंगा, मोहसिन लगारी, जो डिफरेंट है वो उनका राइज मिडिल क्लास से लगारी है, मिडिल क्लास से इतने ज्यादा इश्यूज जो है ना वो पक जाते हैं। और अगर आमिर मैं आपके पके हुए अच्छा, लेकिन मैं एक बात, वो जो क्लाइमेट चेंज की करनी है वो बेशक आप सेकंड राउंड में कर लें। सेकंड राउंड में आ जाते हैं आमिर की बात। जी जी आमिर, ये जो एक ये जितनी बातें की ना, इससे ना वही वाली बात के मेरे और जैगम के अंदर एक डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर जो है ना वो बाहर कूद के निकल आता है कि हम बात करें हकूक की, बुनियादी हकूक की, इंसानी हकूक की, ये सारे तब याद आते हैं इन सब सियासी पार्टी और लीडरान को जब ये अपोजिशन में होते हैं। जैसे ये हुकूमत में आते हैं इनको भूल जाते हैं। देखें जो इलाके की हिस्ट्री है ना, इस इलाके की हिस्ट्री, उसके अंदर मेरा ख्याल है कि सबसे ये आपके देखने वालों को शायद पहली दफ़ा पता लगेगा कि जो तौसा अब डिस्ट्रिक्ट है, पहले तहसील, उसके अंदर एक छोटा सा कस्बा है, वो उसका नाम है वहोवा। क्या नाम? वहोवा। वहोवा जो है वो कंटेम्प्रेरी है मेहरगढ़ का, ठीक है ना? really? जी, 7000 साल से पुरानी सिविलाइजेशन है इस इलाके की, ठीक है ना? अब अगर फर्ज किया आप उसको डेवलप ना कर सके, हम तो 75 साल का रोना कर रहे हैं ना। देखिए ये जो आपने सवाल पूछे हैं ना, वो हम जब पॉलिटिक्स पढ़ने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा था कि स्टेट्स बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स रन देम। वो बात फिर वही बात आ जाती है कि जिस तरह के इंसान में रूल कर रहे हैं ना, तो रियासत उसी तरह। मुझे पता है कि जैगम जो हैं इनको बाज सियासतदान अच्छे नहीं लगते, मुझे तो सारे ही अच्छे लगते हैं क्योंकि उनकी वजह से इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये कि इनकी मुसलसल रगड़ाई की जरूरत है, जो कि हम कर रहे हैं। लेकिन सवाल है जो इन्होंने बहुत अकाउंटेबल तो है ना, अकाउंटेबल है जिनकी हम शैडोज जिनकी बात नहीं करते ना, इस पूरे इलाके के अंदर जो जमीनें अलॉट की गई हैं अयूब खान के जमाने से, वो जो आप कह रहे थे बंदोबस्त का, जो लैंड जब कॉलोनाइजेशन शुरू हुई है तो कुछ जमीन तो तकसीम की गई लोगों को, जो बहुत कम आके लोग
हिंदुस्तान से आए थे, हुआ क्या है कि वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो इन इलाकों से आए हैं, कल्चर चेंज हुआ है। और वो किस वजह से चेंज हुआ है? वो जब मार्शल लॉज आते हैं तो वो जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है ना, उसकी पावर कम हुई है, ठीक है। और उसकी वजह से ये सारे जो स्टेट स्ट्रक्चर है, वो बजाय इसके कि वो सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट होते, वो फैसिलिटेटर्स ऑफ द एलीट हो गए। अब वो खड़े हो जाते हैं देख के कि जी वडेरा आ रहा है, सरदार साहब आ रहे हैं, MNAs, और जिनकी आपने बात किया, ये एक बड़ी लॉट है गूंगे MPs की। ये हम खबरें छापते रहे कि इतने लोग जो हैं, इन्होंने 5 साल में असेंबली में एक लफ्ज नहीं बोला। तो हम ये कहते हैं रिप्रेजेंटेशन करने गए थे। हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट देखी है, अमेरिकन कांग्रेस देखी है, कि वो लोग जो हैं वो अपने इलाके के छोटे छोटे इशूज उठा रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर पहले से तैयार होता है, चूंकि उसकी ब्यूरोक्रेसी उसको बता चुकी होती है कि ये सवाल आएंगे, ये जवाब होंगे। हमने कहा यार इस प्राइम मिनिस्टर को सारा कुछ पता होता है। उन्होंने कहा नहीं भाईजान, सवाल पहले सबमिट होते हैं, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी उसको बताती है कि उसके इलाके के अंदर अगर फर्ज किया नहीं हुआ तो प्राइम मिनिस्टर जब उठता है बड़े आराम से अपनी फाइल रखता है वहाँ पे, ठीक है ना, और फिर बताता है स्पीकर को कि जनाब अली बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन हमने इतने इतने पैसे यहाँ पे, इतने फंड। हमारे यहाँ इस तरह का कोई निज़ाम नहीं था। इमरान खान साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की तरह यहाँ पर क्वेश्चन आवर एवरी वीक लूंगा। वो वीक नहीं ना सका, वो वीक नहीं आया, ठीक है ना। अब सवाल ये, जब इन्होंने कहा ना कि नून नहीं पहुंचती, मैं नहीं नून का यहाँ पर एडवोकेट, लेकिन पिछले इलेक्शन के अंदर तो नून की सीट ही कोई नहीं इस पूरे इलाके में। तो अगर सीट है ही नहीं, और अब वो सारे के सारे खानदान जिनका हम जिक्र कर चुके हैं, हम चुके बाद में आए हैं, यानी लगारी, मजारी, दरिशक, खोसे, वो सारे PMLN के अंदर आके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वो ये कह रहे हैं कि यानी PMLN का दिमाग क्या होगा कि यार हम तो वहां नहीं पहुंचे, ये हमारे तक पहुंच गए हैं, ले लो, ठीक है ना। जो हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करते रहे कि देखें जो कल्चर है ना, और उसके साथ साथ जो कैरेक्टर है इस इलाके के पॉलिटिशियंस का, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूं कि मेरे ख्याल में, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, ये वो क्लासिक अर्बन वर्सेस रूरल की डिवाइड है। रूरल जो है वो हमेशा पावर स्ट्रक्चर के साथ रहना चाहता है, और पावर स्ट्रक्चर सैडली पॉलिटिकल नहीं रहा इस मुल्क में, उसको बार बार जो है वो टेम्पर किया जाता है। और अगर फर्ज किया ना किया गया होता, एक छोटी सी मिसाल है ना, लोग कहते हैं, अब मेरा ताल्लुक लाहौर से है, भाई लाहौर में अगर फर्ज किया उन्होंने सारे पाकिस्तान का पैसा लगा दिया है, तो लाड़काना लाहौर जैसा नजर क्यों नहीं आता? लाहौर का दूसरा वजीर आजम था ना जमान पार्क से, ठीक है ना, वो बनी गाला आके क्यों बैठ गया, ठीक है। तो अगर ये फर्ज साहब के सारे लोग हैं जो वजीर, मशीर, गवर्नर सारे थे, तो फिर डेरा गाजी खान जिसकी मैंने बात की है कि वहां से तो ये सारे कैरेक्टर आए थे, तो फिर डेरा गाजी खान जो है वो एक मिसाल क्यों नहीं है? उसके चौक मेन बाजार में खड़े हो जाएं। मुझे याद है तो मैंने उस वक्त वहाँ के वजीर को ये कहा था, मैं कहा कि ये जो आपका इलाका है ना, मुझे रिमाइंड कराता है सखर, और मैंने सखर में उस वक्त के बड़े पॉलिटिशियन को कहा था कि आपके इलाके की जो उरूज था ना, वो मुंजे दाड़ों के ज़माने में था, उसके बाद से तो जवाल ही है, यानी नालियाँ तक जो है वो साफ नहीं है। ये आपने बड़ी अहम बात की, पावर स्ट्रक्चर की आपने बात की। हम चाहेंगे कि इसको मजीद ज़रा इसको गुफ्तगू में लाते हैं, लेकिन हमें चूंकि एक ब्रेक की तरफ जाना है, और ब्रेक से पहले आपको बताना है कि जो जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक नया जो ज़िला शामिल किया गया है वो कोट अद्दू भी है। ये नया ज़िला है। कोट अद्दू के जो अवाम हैं उनकी क्या तवक्कुआत हैं इन इंतखाबात से, और उनके मसाइल क्या हैं, ये हम आपको दिखाते हैं, और फिर एक ब्रेक। अगर आप हमारे गलियों में चले जाएं, मोहल्लों में चले जाएं, तो वहाँ पे पानी और गंदगी के ढेर जगह जगह पे लगे हुए हैं। आज तक कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं मुंतखब होकर इधर आया जो आकर हमारे मसाइल हल करे। हमारे इलाके में कोई अच्छा लीडर आना चाहिए जो कि ज़िले के लिए अच्छा हो, तहसील के लिए अच्छा हो, जो इधर के काम करवाए। हम चाहते हैं कि हमारे नुमाइंदे जो हैं वो मुंतखब होकर ईवान में जाएं, और ईवान में बाला में ऐसे हुक्मरान आए हमारे मुल्क में जो हमारे मुल्क के मसाइल को हल कर सकें। जो भी मसाइल हैं, जिस तरह सीवरेज के मसाइल हैं, जिस तरह किसानों के साथ जुल्म होता है, इनको इनका हक मिलना चाहिए, और सफाई सुथराई का निज़ाम। ना यहाँ सीवरेज सिस्टम है, ना गैस है। जो कामयाब होगा, हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि तहसील चौक सरवर शहीद में जो तहसील का जो रुका हुआ काम है, दफातर है, उनको कायम करवाया जाए। इसके अलावा सबसे बड़ा जो चौक सरवर शहीद का मसला है वो सीवरेज के मसाइल हैं, उनको हल किया जाए। जेलो जलावतनी के जुल्म सहे, कितनी नस्लों का हिसाब
मसले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है बस यही है, मेरी एक कौम के लोग खुशहाल हो जाए। माओ को वो फिक्र नहीं क्यों आंख से दरिया और बहे, नई उम्मीद है लौट रही जिसे शेर हमारा लोग कहें। जो काम रुके फिर हो वो रवा, अब रौन के लौट के आएंगी। हम एक बने और मिलके चले, खुशियों के फिर से फूल खिले, खुशियों के फिर से फूल खिले। अल्लाह के करम से होंगे हम सुरखरू, सुरखरू। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले गुफ्तगू अहम मरहले में दाखिल हो गई थी और आमिर गौरी साहब भी बात कर रहे थे कि पावर स्ट्रक्चर से मुंसलिक हो जाते हैं। पावर स्ट्रक्चर से मुंसलिक होना, इसकी कितनी अहमियत है, इसको अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें, एक तो थोड़ा सा बड़ी तस्वीर है, एक है हुकूमती सियासत का हिस्सा बनना। ज़रूर हुकूमती सियासत का हिस्सा बनना चाहिए, अपोजिशन का अपना एक किरदार है, हुकूमत का अपना एक किरदार है, लेकिन इसके साथ साथ जिन इलाकों से आप मुंतखब हो के जाते हैं, जो अवाम आपको वोट देते हैं, क्या पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बनकर डिलीवर करना वापस अपने हलकों के अंदर और अपने अवाम के, ये भी एक ज़रूरी अमल है कि नहीं? ये सवाल बड़ा अहम है। तो सजाद साहब आपकी तरफ। और मैं ऐड कर दूं कि ये ना सारी गुफ्तगू जो हम उस वक्त से कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है फ़ोन चार्ज करना हो तो एक पावर बैंक चाहिए होता है। तो पंजाब वो पावर बैंक है और उस पावर बैंक की बड़ी स्पेशल कॉर्ड है सदर्न पंजाब, क्योंकि नंबर बड़ा साइजेबल है जो मूव करता है। तो जब मैं ये सोच रही थी तो मुझे साथ ही फिर वो मुकाबले याद आ गया कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। क्या ये यहाँ इन पर लागू होती है? ये तो दुनिया भर में है, यूनिवर्सल है, वो कोई पंजाब को तखसीस हासिल नहीं है इस मामले में। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कंटिन्यूटी अगर डेमोक्रेसी की रहती हमारे मुल्क में, देखें डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि एक नई मिडिल क्लास हो, और जो मिडिल क्लास होती है वो देखती है कि मेरे घर पानी आ रहा है नहीं आ रहा, बिजली आ रही नहीं आ रही, मैं एक इंसान हूँ और मेरे राइट्स हैं और उसके लिए मैंने वोट करना है। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि एक तो वो प्रोसेस हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक नहीं रहा, उस तरह का ना पॉलिटिकल पार्टियों में उस तरह का कल्चर बन सका, ना उस तरह की मिडिल क्लास लीडरशिप इवॉल्व होकर ऊपर आ सकी। माजी में हमारे जो ऐसे सियासतदान जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे या ममदोद थे या दूसरे लोग थे, उन लोगों के साथ जब उनकी पार्टियों की कंपोजिशन हम देखते थे तो उसमें हर तरह के लोग थे, प्रोफेसर्स थे, वकील थे, मिडिल क्लास के लोग थे। लेकिन धीरे धीरे आज सियासी जमातों के अंदर प्रॉपर्टी डीलर्स आ गए और इन्वेस्टर्स आ गए और ऐसे लोग आ गए जो जिनके पास पैसा है, पावर है। तो ये एक हमारे यहाँ इंजीनियरिंग के नाम पे ऐसा हुआ कि जिसके नतीजे में वो जो प्रोसेस था डेमोक्रेटिक, जिसके नतीजे में लोग सामने आने चाहिए थे वो नहीं आ सके, ये हुआ। अच्छा, अर्बन और जो एक रूरल कंट्राडिक्शन है ये दुनिया में सारी जगह पे मौजूद है, पाकिस्तान में भी है, हर जगह पे है, अमेरिका में। लेकिन मैंने देखा, उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जो ख़ास तौर पे मैं पीपल्स पार्टी लाहौर की मिसाल देता हूँ कि वहाँ पे मुस्तफ़ा खार को वेलकम नहीं करता था जहांगीर बदर का ग्रुप जो था, और वो सारे लोग जो थे लाहौरी वो कहते थे कि ये बंदा कौन है जी जो उधर से आता है और इसको इम्पोज कर दिया जाता है। तो मुझे याद है एक जलसा हो रहा था मोची गेट में, मोची गेट में मुस्तफ़ा खार साहब अनइनवाइटेड पहुँच गए, वो पीपल्स पार्टी में उन्होंने ज्वाइन तो किया था लेकिन वो स्पीकर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। उसको कंडक्ट कर रहे थे जहांगीर बदर और कासिम ज़िया और दूसरे लोग। तो जब सारी स्पीचेस हो गई, आखिरी स्पीच भी हो गई, तो मुस्तफ़ा खार को नहीं बुलाया गया उसमें। तो मुस्तफ़ा खार स्टेज पे तो बैठा हुआ था,
तो जब सारी स्पीचेस ख़त्म हो गई तो मुस्तफ़ा खार खुद आ गया डाइस पे, तो उन्होंने लाइटें बंद कर दी मोची गेट की, रात का वक्त था। तो मुस्तफ़ा खार ने तकरीर शुरू की तो लोग खड़े रहे और लोग भी खड़े रहे, और मुस्तफ़ा खार ने 45 मिनट 1 घंटे की तकरीर की अंधेरे में और सब ने सुनी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये प्रॉब्लम रही है, हर जगह पे रही। लेकिन ये ज़रूर बात है जो जैगम साहब ने की कि मुस्लिम लीग नून ने इस रीजन में जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक ज़माने में ये किया कि मुस्तफ़ा खार अगर दूसरी पार्टी में है तो उनके भाई को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया। अगर लगारी साहब पीपल्स पार्टी में थे तो जुल्फ़कार खोसा को उन्होंने गवर्नर बना दिया। दरेशक दूसरी पार्टी में था तो मज़ारी को ले। मुस्लिम लीग नून ने एक बैलेंसिंग वहाँ पे अपना एक रखा था, लेकिन बैलेंसिंग या वोट तोड़ू प्रोग्राम, वोट तोड़ वो दूसरी साइड पे भी था। आप मुस्लिम लीग नून को अकेले को नहीं इसमें कर सकते, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी देखती है कि कहाँ पे गैप है, कहाँ पे हम अपने लोगों को लेकर आ सकते हैं। लेकिन जब तक हम मिडिल क्लास को इवॉल्व नहीं करेंगे, आप अपनी जमहूरियत को, आप अपनी असेंबलियों में, अपनी पार्लियामेंट में वो आप डिस्कोर्स नहीं देख सकेंगे जिसकी आपको तवाज़ुन जैगम खान साहब वही एक तवाज़ुन भी तो पैदा करना है। एक तो थोड़ा सा मैं अर्ज करूं कि मसला अर्बन रूरल नहीं है। ओके, देखिए जो सेंट्रल पंजाब के रूरल एरियाज हैं उनको भी बहुत डेवलपमेंट डिलीवर की गई है। हर गांव को सड़क दी गई है, हर गांव को गैस दी गई है, हर गांव को नौकरियां दी गई हैं, बिजली दी गई। मसला है सेंटर और पेरिफेरी का, कि वो इलाका जो हुकूमत करता है, जिसके पास इक़्तिदार है, अख्तियार है, और वो इलाका जिसको महरूम किया गया है। और ये भी बैनुल अक़वामी मसला है, दुनिया में मुल्कों के दरमियान में भी है, इलाकों में भी होता है, और पाकिस्तान में भी आपको मुख्तलिफ प्रोविंसेस में भी ये नज़र आता है। तो ये पेरिफेरी है, और हम देख रहे हैं जैसे जैसे आगे हम जा रहे हैं तो डेरा गाजी खान तो बिल्कुल ही पेरिफेरी है पंजाब की, जो बिल्कुल इग्नोर्ड है। देखिए हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एलीट के दरमियान में, हम जो ट्रेडिशनल एलीट है उसकी बात कर रहे हैं कि जो रिवायती अशराफिया है उसमें जो खामी है, कोई शक नहीं, मतलब एक तरह की डायनेस्टिक ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, हमेशा से उनके पास चली आ रही है। काबिल लोग भी हैं, जैसे बताया गया कर साहब का उन्होंने बताया, हिनार अब्बानी बहरहाल पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर में बहुत काबिल तरीन फॉरेन मिनिस्टर्स में से एक है। लेकिन सवाल ये है कि जो तब्दीली आ रही है, इस रिवायती अशराफिया की जगह क्या कोई बहुत काबिल लोग आ रहे हैं? क्या मिडिल क्लास वाले लोग आ रहे हैं? सर आपने बिल्कुल ठीक है, क्या कोई प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं जिनने रिप्लेस किया है? इज इट समथिंग वर्थ सेलिब्रेटिंग? हम ये कहते हैं लो जी सेंट्रल पंजाब में तो वडेरा कोई नहीं, और वडेरे का दादा अब्बू है वो जो बैठा है, वो जो कारोबार करता है, और वो अगर वडेरा जो है वो 100 मुजेरों को उधेड़ रहा है तो ये तो पूरे मुल्क की इकानमी को उधेड़ रहा है। ये तो वो कर रहा है, ये तो वो कर रहा है कि अपनी शुगर मिल के लिए एक्सपोर्ट कर देता है स्टेट से पैसे लेकर कि मुझे सब्सिडाइज करो, मेरी शुगर बाहर कंपीट नहीं कर सकती, जरा इधर कर दो 10 अरब एक्सपोर्ट करके फिर इंपोर्ट करवा। सुनिए जरा मुझे बात कंप्लीट, फिर वो शुगर इंपोर्ट करवाता है, और उस शुगर को इंपोर्ट करके जो उसके पास अपनी चीनी पड़ी होती है उसको डबल करके बेचता है। मुझे आखिरी बात देखिए, आप करेंगे बात, ये है एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिक्स एंड एक्सट्रैक्टिव डेमोक्रेसी, इंक्लूसिव नहीं, जो लोगों से लेती है। अगर ट्रेडिशनल रिवायती अशराफिया 100 ले रही थी तो लाख निकालने वाले हैं, पूरी कौम की जेब खाली करने वाले लोग आ गए। मतलब देखें जो जैगम कह रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन दिस इज वन आर्गुमेंट। जो पूरा का पूरा यूरोप के अंदर मोनार्की से डेमोक्रेसी का सफर है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद शुरू हुआ था। बिल्कुल इस वजह से वो तमाम लोग जिनके पास जमीन नहीं थी उनके पास क्राफ्ट आ गई। इसका मतलब है कि वो साइंस में जो है पढ़ाई शुरू कर दी, कोई डॉक्टर बन गए, कोई वकील बन गए। मुझे अभी तक वर्ड याद आता है जो वो टॉइनबी ने लिखा था कि हर सोसाइटी में क्रिएटिव माइनॉरिटी होती है। वो क्रिएटिव माइनॉरिटी जो है वो अपने लिए तो काम कर रही होती है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो लार्जर मेजॉरिटी को हो रहा होता है। एक डॉक्टर टीका आपको लगा रहा है अपने नॉलेज की बेस पे, जो उसने टीका लगाने का अमल सीख लिया है, लेकिन फ़ायदा आपको होगा, आप बीमारी से बचेंगे। अगर इंजीनियर पुल बना रहा है तो पैसे उसको मिलेंगे, लेकिन सफ़र उसके ऊपर आप करेंगे। अब सवाल ये है, ये जो मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि अगर ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर जो रियासत है और रियासत के नुमाइंदे रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक इस मुल्क को चलाते, तो फिर ये जो शुगर है ना वो दुबई वापस ना आती, वो बाहर ना निकलती। लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो सिर्फ ये कि देखें, अगर एक आदमी की फैक्ट्री में 3000 मजदूर काम कर रहे हैं ना, ठीक, तो उनको लार्जली तनख्वाह जो है वो एक स्ट्रक्चर के तहत होगा। मज़ारा जो है हो सकता है 3000 तो मज़ारे नहीं होते, जो ऊपर बैठा हुआ आदमी है ना
वो उसका इस्तेहसाल कर रहा है। ये नहीं हो सकता कि आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको क्रोनी कैपिटलिज्म कह के भाग जाएं। जी नहीं अभी एक मुकम्मल करना मुझे सिर्फ अच्छा इसी वजह क्विकली जरा अब सवाल ये है, वक्त कम रह गया। नहीं देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। और मिसाल जो है वो मेरे ख्याल आप उसके साथ रिलेट करेंगे। ये जो सारे जिनकी बात कर रहे हैं डेरा गाजी खान में, मतलब पिछले 40 साल से, यानी अंग्रेज जब कर्नल मनरो ने ये जगह जो है फोर्ट मनरो के नाम से बनाई क्या थी, पहाड़ तो वहीं मौजूद थे, उसने इसको समर कैपिटल जो है वो बनाया। अगर फर्ज किया उस जमाने में, चूंकि देखें मरी जो है वो 7000 फुट है, फोर्ट मनरो जो है वो नहीं, वो 6400 फुट है तकरीबन ऑलमोस्ट। यानी जून में भी आपको वहां पे जो है वो कंबल लेके सोना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने डेवलप किया, दरमियान में कुछ अफसर जो था जो वहां गए, उन्होंने इन सारे जो, यानी मैं उनको लफ्ज वो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन जो सरदार है उन्होंने कहा कि भाई अगर ये डेवलप हो गया इलाका और यहाँ पाइन की सीडिंग हो गई, हेलीकॉप्टर के लिए पाइन की सीडिंग हुई वहाँ पे, उनका ख्याल था अगर दरख्त लग जाएंगे तो शायद कल को एक या दो दफा सुन लें, बर्फबारी हुई है, जगह बर्फबारी हुई है, हम जाके देखें, आई हैव स्पेंट नाइट्स देयर। सवाल ये है कि अगर फर्ज किया ना भी हो बारिश, सवाल अगर अंग्रेज वहां पे जो है वो समर कैपिटल बना सकता था, तो इस इलाके से, बहावलपुर से, मुल्तान से, मुजफ्फरगढ़ से लोग जो है ना ये ट्रेवल करके मरी जाते हैं। जो उसको डेवलप करना था ना, ये बात माननी आपका आर्ग्यूमेंट था कि सोशियो इकोनॉमिक से पूछे गुरमानी साहब ने क्या किया, सोशियो इकोनॉमिक एक्सट्रैक्टिव अगर पॉलिटिक्स है तो फिर सोशियो पॉलिटिकल जो है वो इंक्लूसिव नहीं हो सकती। इस पर कमेंट करें और फिर हम देखिए अर्ज ये है कि अगर क्रिएटिव माइनॉरिटी के पास जाते हैं इख्तियार ट्रेडिशनल एलीट से, तो बहुत इससे खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। ओके, मिडिल क्लास के पास जाती या उस बिजनेस के पास जाती जो अपनी मेहनत से कमाता है, जो लोगों को रोजगार देता है, जिसका कारोबार दुनिया में मुकाबला कर सकता है। सरकार से ठेके लेने वाले, हमारी जेबों पे डाका डालने वाले, बजट पे डाका डालने वाले, परमिट पे इंडस्ट्रियां लगाने वाले, वो इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में होनी नहीं चाहिए सिरे से, वो इंडस्ट्रियां चलाने वाले, हर साल स्टेट से बेनिफिट लेकर कमाने वाले, वो तो क्रिएटिव माइनॉरिटी नहीं है। ओके, वो तो मतलब जो ट्रेडिशनल एलीट थी, मैं अर्ज कर रहा हूं, उससे कई गुना, सैकड़ों गुना मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, उनके पास नहीं गई। बदकिस्मती ये है। ठीक है जी, जी मलिक साहब, मैं क्विकली ये कहूँगा, ये बहुत बड़ी एकेडमिक डिबेट है, लेकिन ये है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये किस वजह से, इसकी 2-3 वजूहत है। एक ये कॉलोनियल स्टेट ने, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट ने कॉलोनियल स्टेट से ब्रेक नहीं किया। वो जो नो आबादियाती निज़ाम था वो पाकिस्तान बनने के बाद भी वो स्ट्रक्चर गहरा हो गया, और ये जो फ्यूडल थे, ट्राइबल चीफ्स थे, इनके साथ अब इनकम इनकी इंडस्ट्री की भी, शुगर मिल के ऑनर भी हो गई और इनकी रिश्तेदारियां भी, तो इनके क्लचेस वीक नहीं हुए। दूसरा ये कि इकॉनमी में, मईशत में जो तब्दीलियाँ होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मिडिल क्लास का राइज हुआ, उसके रास्ते भी मजदूद हुए हैं। और तीसरा ये कि यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स की जो डिबेट थी 47 से लेके 70s तक, वो हमारे यहाँ वफाकी शरई अदालत ने ख़त्म कर दी, और मॉडर्न फॉर्म हमने यहाँ लैंड इनइक्वालिटी की, हाउसिंग सोसाइटी जो मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी, उनको वो एक न्यू फ्यूडलिज्म भी है। तो इसको इकॉनमी ब्रेक, जो अभी नई गैर रवायती नेशनल लेवल पे लीडरशिप, आप ये ना भूलें कि शेरबाज मजारी जो थे वो अपोजिशन लीडर थे 70s के, नवाबजादा नसरुल्लाह खान जो जमशेद दस्ती और टैंकर एसोसिएशन का है, तो पोटेंशियल है। डॉक्टर नज़ीर यहाँ 70 से बने हैं, लेकिन अगर जमहूरी तसलसल जारी रहे, और सियासी पार्टियों को भी ब्लेम करना पड़ता है, उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेस वाइड नहीं, वो फार्म हाउसेज में, महलात में, और बाहर सिक्योरिटी गेट से बाहर उनकी पार्टी की तंजीम ही कोई नहीं। जी सजाद अहमद, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी आएगी इस इलाके के वोटर्स, क्या सियासतदान, सियासी लीडरान इस इलाके से अकाउंटेबिलिटी मांग पाएंगे? पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी 5 साल के बाद इलेक्शन जब होते हैं नेचुरली तो आती है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें शोकेस की गई हैं और बताया गया है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो एक मीनिंगफुल डेवलपमेंट और जिसके साथ इंसानों की तरक्की जुड़ी हुई हो, वो हमें नजर चले। लेकिन हम बात तो वही अवामी मसाइल और अवामी तवक्कुआत की कर रहे हैं जो मुंतखब नुमाइंदों से वो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद अनवर साहब आपका, ताहिर नईम मलिक साहब आपका, ज़ैगम खान साहब आपका, और आमिर गौरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
पंजाब के हवाले से हमने प्रोग्राम किए, ये जो गुज़श्ता प्रोग्राम थे और आज का भी प्रोग्राम कौमी असम्बली के जो हल्के यहाँ पे हैं या सूबाई असम्बली के, पंजाब हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है जो सूबाई और कौमी असम्बली के हल्के हैं। कल से इंशाल्लाह हम सिंध के हवाले से आपसे बात कर रहे होंगे, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हल्कों में क्या सूरत हाल है, इंतखाबी सियासत किस तरह से चल रही है और जो उनके अवाम के साथ, इन हल्कों के अवाम के साथ जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे हुए और इस बार उनके मसाइल क्या हैं। तो यही हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद होता है। मुझे और फौजिया यज़दानी को दीजिए इजाज़त, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।